नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आप मेरे दोनों ओर देख रहे हैं, दोनों ही हमारे समाज की शान हैं। और आदरणीय रोहतान सिंह सर जी, जो कि डिवाई क्षेत्र में अपना अलग ही पहचान रखते हैं, गणित के टीचर हैं। और अंकल जी हैं जो कि हरियाणा में जॉब किया करते थे, गवर्नमेंट जॉब। और स्वामी ब्रह्मानंद, जो कि लोधी समाज के अगर अंबेडकर कहा जाए, प्रखर संत कहा जाए, गौतम बुद्ध कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए थे, अंकल जी वहीं से पढ़े हुए हैं। राठ हमीरपुर, जो उनका जन्म स्थली थी स्वामी ब्रह्मानंद जी की, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। और स्वामी ब्रह्मानंद जी से जुड़े हुए किस्से हम अंकल जी से सुनेंगे कि किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी के विद्यालय में पढ़कर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की और बहुत अच्छे पद पर भी पहुँचे। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ भैया, मैं डॉक्टर मिट्ठन लाल, गांव नंगला छत्तू है और डिवाई में मैं इस समय रह रहा हूँ। और मेरी कर्म स्थली हरियाणा में एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से हुई थी। और मैं जो है रिटायर्ड जुलाई 2016 में हरियाणा से हुआ, जिला कृषि अधिकारी पद से। और ये जो बेटा है, इसने जो है वहीं से सारी एजुकेशन की, हरियाणा से। और मेरा 38 साल का कैरियर जो है हरियाणा से ही रहा है। और मेरी पढ़ाई जो है सारी वैसे तो गांव के प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हुई थी। और गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ते हुए, और पहले जो है स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करते थे जो भी हैं। और इसके बाद में मैं राठ पहुंचा। वहाँ हमारे श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो कभी दर्शन नहीं हुए थे, तो उनके दर्शन हुए और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जो है समाज के लिए बहुत कुछ किया था। पहले उन्होंने इंटर कॉलेज खोला था, फिर उन्होंने वो अपना डिग्री कॉलेज जो एग्रीकल्चर का था वो उन्होंने वहाँ स्थापित किया। और जब मैं वहाँ से 78 में जब आया तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उन्हीं के द्वारा संचालित हुआ था। और वहाँ से मैंने बीएससी करने के बाद में, और मैंने हरियाणा में एग्ज़ाम दिया था। वहाँ SCS क्रॉस करने के बाद में पहली पोस्टिंग मेरी भिवानी में हुई थी एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इसके बाद में प्रमोशन होते हुए मैं 2016 में जिला कृषि अधिकारी से रिटायर्ड हुआ। और इसमें हरियाणा सरकार से जो भी हैं, बहुत अच्छा जो है एरिया है, बहुत अच्छा जो है वहाँ का वातावरण है। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है सारी हरियाणा से हुई है। और ये जो है आज मुकाम है, सभी का प्रयास है, बच्चों का भी प्रयास है। देखो, माँ बाप तो जो है सब बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे की भी हॉबी होती है। जो बच्चा कुछ करना चाहेगा अपने हिसाब से। अब देखो, हम तो एक छोटे से निम्न स्तर से निकले हुए थे। हमारे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, खेती करते थे, और उन्होंने हमें जो है इस मुकाम तक पहुँचाया। हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे अनपढ़ माँ बाप होते हुए भी हमें जो है पढ़ा लिखा करके और उस स्थिति में पहुँचाया जो आज हम यहाँ हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि स्वामी ब्रह्मानंद जी विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय बोलेंगे। हाँ। तो आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी से? स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो है जीवन चक्र मैं जितना वहाँ सुनता था, उनका भतीजा जो है मेरे साथ पढ़ता था, तो वो भी एक बहुत गरीब परिवार से थे। और गरीब परिवार में होते हुए भी उन्होंने समाज में, हमारा जो है क्षेत्र जो था उधर का, वो भी लोधी बहुल इलाका ही था, राठ वाला जो था। तो वहाँ डॉक्टर राम सिंह थे, हमारे ये थे स्वामी जी। तो वो जो है एक उनके अंदर एक प्रतिभा ऐसी छाई हुई थी कि उन्होंने ये सोचा कि हमारी समाज का जो है विकास कैसे हो। तो उन्होंने सर्वप्रथम वहाँ एक हाई स्कूल का 8वीं लेवल का एक कॉलेज खोला, जो आगे चल कर के संस्कृत जो है विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय अलग बनवाया। इसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत अनपढ़ है, क्योंकि वहाँ अशिक्षा का बहुत ज़्यादा
प्रभाव था, शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने फिर एक इंटर कॉलेज एग्रीकल्चर खुलवाया। इसके बाद में वही जो है इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय, और उस समय जो वहाँ से एमपी थे सन 72 में, 68 में ही एमपी बन गए थे वो। एमपी होने के बाद में, और उनका इंदिरा गांधी का हाथ था सर के ऊपर, उनके ऊपर, और वो बहुत बुज़ुर्ग थे। और वो उनमें एक काबिलियत मैंने ये देखी थी कि जो वो कहते थे वो जो है करके दिखाते थे। मैं जो है बहुत सबसे क्लास में सबसे मेरी कम उम्र थी, तो मेरे को जो है मैं बैठता था तो मैं उनके चरणों के नीचे बैठता था, तो मेरे से एक ही बात कहते थे कि बेटा तुम जो है बहुत कामयाब रहोगे आगे भविष्य में चल करके, और उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज जो है मैं उस मुकाम पर हूँ। सर, जैसा कि कहा जाता है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने संत बनने के बाद धन को हाथ नहीं लगाया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने तो बिल्कुल सर को, स्वामी ब्रह्मानंद जी को पास से देखा है, आपने उनकी सेवा की है, तो क्या उनकी धारणा थी धन को लेकर? नहीं, वो एक बात कहते थे कि धन जो होता है आदमी को जो है भ्रष्ट तरीके की तरफ ले जाता था। मैंने उनको भी देखा था, जब भी किसी तरह का कोई दान भी देता था तो हाथ दान जो रुपए पैसे थे जो भी कुछ दिया करते थे कभी हाथ नहीं लगाया करते थे। उसको कह देते थे, जो भी उनके पास में होता था उनका कार्यकर्ता उसको रसीद काट के दे दिया करते थे उसकी धन की, और वो सारा पैसा विद्यालय में जमा हो जाया करता था। तो उनके अंदर एक लालच वाली भावनाएं तो बिल्कुल थी नहीं। हमेशा वो समाज का सभी का कल्याण और सभी को जो है बड़ी स्नेह दृष्टि से वो सभी को देखते थे, मान सम्मान की दृष्टि से देखते थे। समाज भी उनके लिए बड़ी अच्छी दृष्टि से और बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था। आज उनका जो नाम है, स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ में मेरा 3 वर्ष का टाइम जो है कटा था। वो बड़ा जो है सुखद और प्रेरणादायक समय था। स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो जीवन काल था उसमें वो गौरक्षा आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने गौरक्षा आंदोलन स्वतः ही खड़ा किया था। तो गौरक्षा को लेकर उनकी क्या राय थी, क्या सोचते थे वो गौरक्षा को लेकर? नहीं, वो देखो आज तो गौरक्षा गऊ की जो है बड़ी जो है योगी सरकार आई है, जब से थोड़ा सा गौरक्षा पे थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है। और मैं देखता था कि पहले गऊ की इतनी सेवा नहीं हो रही थी जितनी आज हो रही है। तो उस समय जो है उन्होंने ये देखा था कि गऊ से जो हमारे जो बछड़े पैदा होते हैं, गऊ माताएं जो बछियाँ पैदा होती हैं, उनका मान सम्मान बहुत हुआ करता था। क्योंकि जो बछड़ा पैदा होता था वो खेत में जो बैल के रूप में कार्य करता था, और जो बच्ची पैदा होती थी वो दूध के लिए प्रयोग की जाती थी। लेकिन बीच में जब ये मैकेनाइजेशन शुरू हो गया, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, तो इन बैलों से खेती होना बंद हो गया। तो इनकी जो दुर्दशाएं होने लगी और वो खेतों में घूमने लगे इधर से इधर को। तो कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग थे इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कहने का मतलब है, अब मैं ये चैनल पे नहीं कहना चाहता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारी जो सरकार, योगी सरकार जब से आई है, तब इनका जो सम्मान मिला और इनके लिए जो है वो सुविधाएं जो है सरकार दे रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी। अच्छा, आपने जब इतनी बात बोली दी है तो एक और समस्या किसानों के सामने आ रही है कि जो गाय हैं वो खुली घूम रही हैं, और खुली घूमने पर सरकार कहीं ना कहीं लामबंद है, वो कार्य नहीं कर पा रही है। तो सरकार से आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो सरकार का अच्छा कार्य रहा है, सभी जानते हैं, लेकिन इस संबंध में सरकार थोड़ी फेल नज़र आ रही है, योगी सरकार जो है। तो आप अपने माध्यम से किसानों की समस्या को किस प्रकार से जाहिर करेंगे? नहीं, मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि गऊ माता को देखो, हम दूध पीने के बाद में छोड़ देते हैं। और पहले हमारे पास ये हुआ करता था कि भाई जिसकी हमने कमाई खाई है, बैल भी हमारा बुढ़ा हो जाया करता था तो हमारे खूंटे पे ही मरता था वो, उसको हम वैसे नहीं छोड़ देते थे। लेकिन हमारी आजकल की भावनाएं ये हो गई हैं, या तो उसकी खान पान के ऊपर, या उसकी महंगाई के ऊपर, या आप और कोई कारण समझ सकते हैं कि आज आदमी इतना आलसी हो गया है। पहले 10-10 पशु रखता था फिर भी आलस नहीं करता था, आज 4 पशु भी नहीं रख सकता। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि जो गाय हैं उनको कोशिश करें कि एक एक गाय जो है अपने पालने की कोशिश करें। और जहाँ भी हमारी गौशाला हैं उनको जो है अगर
कहीं आपको ये गाय और सांड कहीं दिखाई देते हैं तो गौशाला वालों के लिए फ़ोन करें, वो आराम से पकड़ के ले जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और मैंने कई कई गौशालाओं को भी देखा है, वो कहीं भी लापरवाही नहीं करते। आप उनके पास जाओ और या फ़ोन करो, और अगर आपके पास नंबर है तो वो आएंगे और उनको पकड़ करके और गौशाला में वो जो है रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। देखिए, सर ने गौ के ऊपर बहुत सारी बातें बताई। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो इनसे जुड़े रोचक तथ्य थे, जो किस्से थे, सर ने सुनाए। और हमारे पास एक और जो डिवाई की महान हस्ती बोलेंगे तो उसमें हमें कहीं कमी नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि सर ने लगभग इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और वो एक नई से नई ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मेरे साथ रोहतान सिंह सर भी उपस्थित हैं, मेरे भी आदरणीय गुरुजी रहे हैं, और यही इनका आशीर्वाद ही है जो मैं आज आपके सामने आप चैनल के माध्यम से बोल पा रहा हूं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, आपने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैथ के आप टीचर रहे हैं, तो आपको आज की यूथ में क्या लग रहा है कि जो मैथ से है, मैथ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अब दूर हटते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या फिर अब भी वही उतनी ही एक्साइटमेंट है गणित को लेकर? अब यह है कि गणित भी एक ऐसा विषय है कि उससे ही सब उन्नति होती है। गणित को अगर ठीक उसका कॉन्सेप्ट समझ के अगर आगे बढ़े, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों को ये चाहिए कि वो जहाँ भी पढ़ रहे हैं अपना उद्देश्य पहले ही बना लें कि क्या उद्देश्य लेके मुझे चलना है। और मैथ्स भी एक ऐसा विषय है कि जिसमें अगर इंटरेस्ट लिया जाए, उसके कॉन्सेप्ट समझे जाएं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं रहती है। लेकिन आजकल बच्चे क्या हैं कि रट्टा मारते हैं कि कैसे ही पास हो जाए, और ये देखते देखते वो देखते हैं कि बस नंबर आए हमारे। भाई नंबर भी आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो आगे किसी भी कंपटीशन को आप पार कर सकते हैं। हर क्लास का हर विषय अगर आपको ठीक याद है तो कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई तैयारी करने की, आप हर इंटरव्यू में पार जाएंगे, रिटन टेस्ट में भी पार जाएंगे। आप देखो हम क्या करते हैं कि पास होने लायक पढ़ लिया हमने, आप हिंदी को ही ले लो, उन्होंने कहा पर्यायवाची याद करो, 2-2 याद 3-3 याद कर लिए सरल वाले, और वहाँ एग्ज़ाम में कठिन वाले आते हैं, और वही आते हैं पुरानी क्लास के ही, कोई नया कहीं से नहीं आ रहा और ना मैथ्स कहीं से आ रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे घुमा के पूछते हैं थोड़ा, और बच्चे उससे डर जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोचिंग ही करें, शुरू क्लास से ही अपना ध्यान रखें और हर विषय को सही करें कॉन्सेप्ट लेके, यानी को रटा और नंबर आ गए तो नंबरों से कुछ नहीं होता है। नंबर भी आए और उसे ध्यान भी दें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। कोई विषय ना कठिन है ना फिर सरल है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कठिन है वो विषय, और रट लिया तुमने, अब कहीं कोई पूछ रहा है उस पर कुछ बता ही नहीं पा रहे, अब बताने का कोई सवाल ही नहीं है फिर। तो हर विषय को शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलें, हर विषय का ही, यही जब ही सफलता मिलती है। जैसा कि देखा गया है आजकल कि करियर गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी निकल कर आती है। हम भी पिछले समाज से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, तो सर कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी जो घर वाले हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका करियर मार्गदर्शन किस प्रकार से आप करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्हें किस चीज़ में जैसे रुचि है तो वो रुचि किस प्रकार से उस सब्जेक्ट में लें, इस सब्जेक्ट में लें, अन्य सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, या फिर सभी सब्जेक्ट को किस प्रकार से लेकर चलना है? ये है कि हर बच्चे को ये देखना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, क्या लेके चलना है। ऐसे विषयों को पढ़े और जिनको समझ सकता है उन्हीं को पढ़े। ये ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स ही पढ़े या फिजिक्स ही पढ़े या केमिस्ट्री ही पढ़े। अगर उसे आर्ट साइड के विषयों में इंटरेस्ट है वो तो अच्छा करे, जिन विषयों में भी अच्छा कर सकता है उधर ही अपना माइंड डेवलप करे। अगर वो ड्राइंग ही अच्छी कर सकता है ड्राइंग ही करे, संस्कृत अच्छी कर सकता है संस्कृत ही करे। अब मान लो फिजिक्स में उसे इंटरेस्ट नहीं है और जबरन का BSc करो तो न करे। भाई आर्ट साइड के विषय ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, कहीं भी ले, जिस विषय को टॉप कर सकता है, जिनका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर है, या पहले से उसके घर वाले कुछ कहते हैं भाई ये बनो वो बनो, तो उसी के हिसाब से गाइडेंस लेता रहे। अब तो गाइडेंस देने वाले बहुत लोग हैं भाई इधर उधर, अब तो पढ़े लिखे भी बहुत से हैं और हर पद पे भी आदमी है और कोई पद वाला मने नहीं करता है।
तो पहले से जिन विषयों में वो क्लियर कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में, या जो कुछ वो लेके चल रहे हैं एम अपना, उसी को लेके पहले से ही चले और हर विषय को उसी को पढ़ें जो उन्हें ठीक क्लियर हो रहा है। भाई हाई स्कूल तक तो सब विषय कॉमन है, उन्हें पढ़ें। अब हाई स्कूल बाद उन्हें ही चुने जिनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हर विषय से हर सर्विस मिलती है, कोई ऐसा ही थोड़े कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़े भाई। अब नहीं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर भाई तो अन्य विषय पढ़े। मैं तो ये कहता हूँ जब ही उन्नति कर सकता है और पहले से एम रखे कि मैं ये बनना है, तो उसके बनने के लिए पहले से ही उसे करे तैयारी। तो सर 12 जनवरी आने वाली है, युवा दिवस के नाम से हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। तो सर किस प्रकार से आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में हर चीज़ में आगे बढ़ें? पढ़ाई के साथ साथ सर अब बहुत सारे साधन भी बच्चों के लिए उपलब्ध हो गए हैं जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप नई नई यूथ है, युवा है, उनको संदेश देना चाहेंगे? और युवाओं को यही संदेश है कि वो ये देखें कि भाई हमें हर चीज़ में भाग लेना है और जिसमें फिर वो अच्छा कर सकते हैं उसमें वो ज़्यादा भाग लें। भाई खेल भी खिलाड़ी भी करें, डांस भी करें, गाना भी गाएं, भाषण भी करें, विषय भी पढ़ें। अब ये देखें किधर हमारा ठीक वो चल रहा है, भाई जिधर उनका ध्यान ठीक चले उधर ही उन्हें और ज़्यादा चुन लें। और यही नहीं कि मान लो पढ़ने में ही केवल रट्टा मारते रहे और रट्टे से भी फिर कुछ होगा नहीं। तो उनको हर तरफ ध्यान रखना है यूथों को, उन्हें तो हर सर्वांगीण विकास करना है अपना। ऐसा भी नहीं कि पढ़ते पढ़ते इस तरह से हो जाएगा वो जो जब टाइम आवे तो उसका लाभ ही ना उठा सकें। भाई हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। हेल्थ जब ही होगी जब हम व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हर उसको करें, मतलब सर्वांगीण विकास करें। अभी कोई यूथ है, कोई उससे मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर काम कर सकते हैं, हर काम को करके देखे, हर उधर को चले हर ओर, तो जिधर भी सफलता मिले उधर ज़्यादा अपना कदम बढ़ा दे। बस यही है, अपना उद्देश्य रखे पहले से ही। तो सर ने भी बहुत सारी बातों को बताया कि किस प्रकार से आप अपना उद्देश्य पहले से ही बनाइए। यदि आप सोशल मीडिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसमें करें, यदि आप खेल कूद में भाग लेना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा करें। मतलब अपने आप को पहचानें कि आप बहुत अच्छा किस में कर सकते हैं, उसमें आप निरंतर प्रयास करते रहिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सर हमारे साथ हैं, दोनों सर हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनका बहुत बहुत आदर करते हैं और सर हमारे गुरु भी रह चुके हैं। इनके आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ हम आपको और भी जो भी अनुभवी लोग होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, हम आपको उनसे मिलाते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ों को दिखाते रहेंगे। जब तक हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक संदेश।